आज का हमारा टॉपिक है दरोगा सेट नंबर 5। आज हम दरोगा सेट 5 का चर्चा करेंगे क्योंकि 1 से लेकर 4 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो अभी वैकेंसी आई थी 1799 पद उसके लिए है और एग्जाम की डेट ना अब घोषणा हो चुका है। अब ये एग्जाम की संभावित तिथि है जो 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 ये संभावित तिथि है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। ये दरोगा टेस्ट 5 नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वारली लोक चित्रकला किस राज्य का है। देखिए वारली लोक चित्रकला है ये महाराष्ट्र का है। ये वहां का क्षेत्रीय चित्रकला है। कहाँ का है वारली? ये महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर। कार्य क्षेत्रीय संगठन सार्क का स्थापना कब हुआ? देखिए सार्क का स्थापना है जो 1985 में हुआ था और इसमें 8 देश है। भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और इसका हेडक्वार्टर है जो काठमांडू है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना है जो 1985 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर। कार्य 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वंचित प्रतिशत क्या है? देखिए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आया था, उसके अनुसार प्रावधान किया गया था कि टोटल क्षेत्र का 33% वन होना चाहिए। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय वन नीति का वनावरण का वंचित प्रतिशत कितना रखा गया था? 33% टारगेट रखा गया था, लेकिन अभी 27% के आसपास में है। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? देखिए झूम खेती को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। मिल्पा है जो मैक्सिको में जाना जाता है। मैक्सिको में मिल्पा के नाम से झूम खेती को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 कह रहा है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। याद रखेंगे शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। वही ऑप्शन ए माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। वही पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी को फल का अध्ययन कहते हैं। पेडोलॉजी के जो अध्ययन होते हैं वो भूमि के अध्ययन मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को, वही पोमोलॉजी है जो फल के अध्ययन को, पेडोलॉजी है जो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? देखिए जल में 2 ही विटामिन है जो घुलनशील है, विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी है जो जल में घुलनशील है, बाकी जो भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। शहद कह रहा है कि डिप्थीरिया रोग उदाहरण है। डिप्थीरिया रोग किसका उदाहरण है? तो जीवाणु से जनित रोग है। ये जीवाणु से होने वाला डिप्थीरिया रोग है। जीवाणु से अन्य रोग देखिए जैसे टाइफाइड है, हैजा, निमोनिया, टीवी, टेटनस, गोनोरिया, ये सब किससे है? तो ये सब जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित कौन कौन सा रोग है? फिर से सुनिए, टेटनेस है, टाइफाइड है, हैजा है, निमोनिया है, टीवी है, गोनोरिया है, डिप्थीरिया है, ये सब जीवाणु जनित रोग है। वहीं वायरस जनित रोग है जैसे कोविड-19 था जो वायरस जनित रोग था, चिकन पॉक्स था, खसरा था, एड्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, रेबीज, ये सब क्या है? वायरस जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण जनित रोग पारा के अधिकता का कारण होता है? कौन सा रोग है जो पारा के अधिकता का कारण होता है? तो ये कौन सा रोग है? तो मिनी माता रोग है जो पारा का कारण होता है। मिनी माता रोग है जो मुख्यतः मस्तिष्क का रोग है और इसे बच्चा में होने की संभावना ज्यादा होती है। ये मिनी माता रोग है जो पारा के कारण अधिकता के कारण होता है, जो बच्चे के मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। देखिए मिनी माता एक जापान का शहर है, वहां पर ये रोग अत्यधिक मात्रा में देखा गया था और वहां पर यह देखा गया कि पानी में पारा की मात्रा अधिक है जिसके वजह से ये रोग है जो फैल रही है। तो जापान के एक शहर है मिनी माता, उसी के नाम पर इस रोग को मिनी माता रखा गया है जो पारा की अधिकता के कारण होता है। वहीं इटाई रोग है जो कैडमियम के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम है जो नाइट्रेट के कारण होता है। वही है जो ब्लैक फुट रोग है जो किसके कारण होता है? तो पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण ब्लैक फुट रोग होता है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से ब्लैक फुट रोग होता है। इटाई है जो कैडमियम से, ब्लू बेबी सिंड्रोम है जो नाइट्रेट की अधिकता से ये सब रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर। शेरशाह की मृत्यु के बाद सूरवंश का पहला शासक कौन था? यहाँ पर हो सूरवंश का पहला शासक कौन था? तो ये सूरवंश का शासक था इस्लाम शाह। अब जानते हैं कि सूरवंश का संस्थापक थे शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकार थे इस्लाम शाह थे। इस्लाम शाह है जो गद्दी पर 1545 से लेकर के 1553 तक रहा था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन।
बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित है? देखिए बिहार सरकार है जो सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च कर रही है, वो टोटल बजट का लगभग 20% के आसपास में शिक्षा पर खर्च कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, मानव शरीर में पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? पूछ रहा है पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? तो मानव रस में पित्त रस का जो स्राव होता है यकृत में होता है, लीवर में होता है, वहीं जमा है जो पित्ताशय में होता है। याद रखेंगे पित्ताशय में जमा होता है, जबकि स्राव है यकृत से होता है। सिक्रेट होगा यकृत से, वहीं इसका स्टोरेज होगा पित्ताशय में पित्त रस का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स विधि क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है देखिए हाइड्रोपोनिक्स, ये हाइड्रोपोनिक्स कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मिट्टी बिना पौधे को उगाना, इसको जल में उगाया जाता है। हाइड्रो होता है जल, हाइड्रो का अर्थ होता है जल, इसको जल में उगाया जाता है, यानी कि इसमें मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कहा जाता है बिना मिट्टी के पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान है जो फिलीपींस का एक शहर है मनीला, मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान यानी कि धान अनुसंधान संस्थान है मनीला, फिलीपींस की एक शहर है मनीला। वहीं पर मनीला में ही एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अरे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 2025 में कौन है? तो विपुल मनुभाई पंचोल, विपुल मनुभाई पंचोल है जो अभी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। देखिए मुख्य न्यायाधीश कहाँ पटना हाईकोर्ट के कौन है? तो विपुल मनुभाई पंचोल है, और पटना हाईकोर्ट का स्थापना है जो फरवरी 1916 में हुआ था। वही मन्नू भाई परमार है जो बीपीएससी के अभी चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, बिहार सरकार द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा रोड मैप 2023 से 2028 तक अपनाया गया है? देखिए 2023 से 28 तक है जो चतुर्थ रोड मैप को अपनाया गया है। पहला रोड मैप है 2008 से लेकर 12 तक था, वहीं दूसरा रोड मैप 2012 से लेकर के 2017 से लेकर के 2023 तक तीसरा रोड मैप था, वही 2023 से लेकर के 2028 तक का जो टारगेट है वो चतुर्थ रोड मैप है। देखिए रोड मैप कृषि रोड मैप का अर्थ होता है कि कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ाया जाए, किस फसल की ज्यादा वरीयता दिया जाए, इसकी बिक्री मार्केटिंग जो विपणन जो होती मार्केटिंग पैकेजिंग, ये सब पर ध्यान देने के लिए जो कृषि रोड मैप है उसका सृजन किया जाता है। तो अभी बिहार में चौथा कृषि रोड मैप है जो चलाया जा रहा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में निम्नलिखित में किसने कहा था कि एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है? तो इस प्रकार के स्टेटमेंट है जो केटी शाह है जो संविधान सभा में बोले थे। देखिए जो डीपीएसपी है जो भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसकी चर्चा की गई है, और इसमें कहा गया है कि राज्य की संसाधन पर इसकी डिपेंडेंसी होगी, राज्य की जब तक संसाधन नहीं होगा तब तक ये अपना पूर्त नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको बाध्य नहीं बनाया गया। तो इसी के लेकर के केटी शाह के द्वारा कहा गया था कि ये तो एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा कर सकती है। राज्य को जब भी कोई चीज मांगा जाएगा तो वो बोलेगी संसाधन ही हमारे पास नहीं है, तो इस प्रकार से उसको पूर्ति नहीं हो पाएगा जनता के बीच में, तो इसलिए इस प्रकार के स्टेटमेंट केटी शाह के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांत प्रति होगा प्रांत इस प्रांत मतलब स्टेट में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था? द्वितीय विधानमंडल का मतलब हो गया जैसे विधानसभा और विधान परिषद। ये 1935 के तहत कितने राज्य में कितने प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान था? तो ये 7 था। चलिए 18 नंबर, कच्चा तीबू द्वीप कहाँ है? देखिए कच्चा तीबू द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये समय समय पर विवादित क्षेत्र रहा है। भारत सरकार ने एक समय इसको श्रीलंका को सौंप दिया था, लेकिन यहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं, और ये क्षेत्र है जो भारत श्रीलंका के बीच में और काफी विवादित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि ताइवान का आधिकारिक तौर पर नाम क्या है? जो ताइवान है उसका आधिकारिक तौर पर नाम क्या है? तो अधिकार का जो नाम है ताइवान का जो रिपब्लिकन ऑफ चाइना है। देखिए ताइवान भी अपना आपको चाइना ही मानता है, चीन का हिस्सा ही मानता है, चीन भी उसको मानता है। रिपब्लिकन ऑफ चाइना है जो ताइवान का हिस्सा है, चीन इसको अपना क्षेत्र मानता है, लेकिन ताइवान है जो स्वतंत्र है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम रिपब्लिकन ऑफ चाइना है। वहीं पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना है जो चीन का आधिकारिक नाम है, चीन का आधिकारिक नाम है पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना, वहीं ताइवान का आधिकारिक नाम है रिपब्लिकन ऑफ चाइना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष अस्तित्व में आया? जनप्रतिनिधि अधिनियम है जो 1951 में अस्तित्व में आया था। देखिए जनप्रतिनिधि अधिनियम है 2 है, एक 1950 का है और एक 1951 का है।
1951 में बताया गया है कि जो जनप्रतिनिधि है यानी कि हमारे जो उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते हैं, उसके बारे में बताया गया है, उनके आचरण से संबंधित, उनकी योग्यता से संबंधित बताया गया है। वहीं जो 1950 था उसमें वोटर का अधिकार के बारे में बताया गया है कि वोटर के क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या शक्ति होंगे, जो 1950 में बताया गया है। वहीं 1951 में जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बारे में बताया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना है जो 1954 में हुआ था और ये भारतीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है और इसकी हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, चिप आधारित पासपोर्ट किस देश के द्वारा जारी किया गया है। तो चिप आधारित पासपोर्ट हो जो भारत सरकार के द्वारा अभी जारी किया गया है। चलिए 23 नंबर, भारत सल्तनत दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर गुलाम वंश का अंतिम व्यक्ति कौन था। देखिए दिल्ली सल्तनत के जो स्थापना है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में किया गया था। इसे गुलाम वंश के अंतिम शासक पूछ रहा है। तो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक था जो कैकुमर्स था। चलिए वही स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कह रहा है कि 18वीं सदी में भारतीय इतिहास में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे। देखिए कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे और कर्नाटक युद्ध है जो फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। देखिए पहला कर्नाटक युद्ध है जो 1746 से लेकर 48 तक हुआ था और ये एक्सला सेपल की संधि के साथ ही समाप्त हो गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में लड़ा जा रहा था, जिसमें पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 तक था और एक्सला सेपल की संधि के साथ समाप्त हुआ। वहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध है जो 1749 से लेकर के 54 तक और पांडिचेरी के संधि के साथ ये युद्ध है जो समाप्त हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध। वहीं तीसरा कर्नाटक युद्ध है जो 1756 से लेकर के 63 तक हुआ था और पेरिस के संधि के साथ ये तीसरा कर्नाटक युद्ध है जो समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा स्माइल योजना को कब शुरू किया गया था। देखिए स्माइल योजना को 2022 में शुरू किया गया था और ये सामाजिक जो मंत्रालय था उसी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। मुख्य उद्देश्य था कि जो ट्रांसजेंडर है उसको मुख्य धारा में जोड़ना, उसके लिए स्माइल योजना शुरू की गई थी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी स्थल जलाशयों और बांध सहित अपनी विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था। ये 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जहां पर जल प्रबंधन की अच्छी प्रणाली थी। तो ये प्रणाली थी धौलावीरा में और ये धौलावीरा कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में है। यहाँ पर जल प्रबंधन की बहुत अच्छा प्रणाली था, वाटर मैनेजमेंट था जो काफी अच्छा था। यहाँ पर बाढ़ की संभावना बहुत कम थी। ये कहाँ था, धौलावीरा वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात में ये है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक ग्रंथ को सामूहिक रूप से वेद त्रयी नहीं कहा जाता है। देखिए वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अर्थवेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है क्योंकि अर्थवेद है, इसको वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। अर्थवेद है जो सबसे बाद में लिखा गया था, वही ऋग्वेद है जो सबसे पहले लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हो तो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित स्थल का स्थानीय समय क्या होगा। देखिए ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा है और कह रहा है 90 डिग्री देशांतर पूर्व में। देखिए 90 डिग्री का मतलब हो गया कि 6 घंटा, इनकी 15 डिग्री आप जाइएगा तो 1 घंटा दूरी तय होता है। 15 डिग्री तो 15 छक्के 90, इनकी 6 घंटा पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो पूर्वी देशांतर पर इनकी 6 बज जाएगा आगे। देखिए जब पूरब में जाते हैं तो समय आगे चलता है, वही पश्चिम में जाते हैं तो पीछे चलता है। तो 12 बज ही रहा है ग्रीनविच रेखा पर, तो 6 घंटा हो जाएगा पूरब में, तो 6 घंटा आगे यानी कि 6 बज जाएगा, शाम के 6 बज जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही पश्चिम देशांतर कहता तो सुबह मतलब 6 बज जाता, लेकिन कह रहा है पूर्व देशांतर। तो जब पूर्व देशांतर की तरफ आप जाइएगा तो उधर क्या है कि समय आगे की तरफ बढ़ता है, पश्चिम में समय पीछे की तरफ बढ़ता है। आप जानते हैं कि 15 डिग्री चलिएगा तो 1 घंटा का दूरी तय होता है। तो 15 गुने 6, 15 छक्के 90 हो जाएगा, 90 डिग्री पर पहुंच गए। वहीं पूर्वी देशांतर है तो समय आगे की तरफ बढ़ जाएगा, 12 बजे दोपहर है तो 6 बज जाएगा शाम। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर देखिए, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो वेगनर के द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ये 1912 में दिया गया सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट देखिए 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि अश्व अक्षांश सामान्यतः निम्नलिखित में किस अक्षांश के बीच पाया जाता है। देखिए अश्व अक्षांश जो 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश है उसके बीच में ये अश्व अक्षांश पाया जाता है। यहाँ पर उच्च दाब का केंद्र होता है। 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध में हो जाएगा। यहाँ पर उच्च दबाव क्षेत्र होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों में 30 से 35 डिग्री का बीच के क्षेत्र को अश्व अक्षांश रेखा कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है।
ये चक्रवात को किस नाम से जाने जाते हैं? तो विली विली के नाम से चक्रवात को जानते हैं। विली विली के नाम से चक्रवात को कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं। वहीं चक्रवात को चक्रवात के नाम से भारत में जानते हैं। टाइफून के नाम से जापान और चीन में टाइफून के नाम से जानते हैं। वहीं हरिकेन है, हरिकेन को किस हरिकेन नाम से कहा जानते हैं? तो यूएसए में हरिकेन को हरिकेन नाम से जानते हैं, यूएसए में। चलिए विली विली कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए 32 नंबर कह रहा है कि 32 नंबर कह रहा है कि विक्टोरिया झील किस देश से घिरा हुआ है? विक्टोरिया नहीं घिरा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर नहीं घिरा हुआ है। विक्टोरिया झील किस देश से नहीं घिरा हुआ है? तो विक्टोरिया झील है जो तंजानिया से घिरा हुआ है, युगांडा भी है, केन्या से भी, देखिए नाइजर से विक्टोरिया झील है जो नहीं घिरा हुआ है। 3 देश से विक्टोरिया झील है जो घिरा हुआ है, तंजानिया, युगांडा, केन्या। यहीं से ब्लू नील की जो नदी की उत्पत्ति है विक्टोरिया झील से ही होता है। 33 नंबर देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा परत हमें दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्रोमोस्फीयर, ये क्रोमोस्फीयर पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कौन सा? कोरोना, ये कोरोना है वो दिखाई देता है। ऑप्शन सी नंबर, कोरोना दिखाई जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? देखिए पारंपरिक स्रोत ऐसा कि जो परंपरा के अनुसार है बाद में समाप्त हो जाएगी, जिसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये पेट्रोलियम है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बाकी सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि फिर से हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम का एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। तो ये परंपरागत स्रोत है, परंपरा के अनुसार है। अपरंपरागत जैसे सौर ऊर्जा है, इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा है, बार बार उपयोग होगा। बायोमास ऊर्जा है, इसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। 35 नंबर, मित्र भूषण पुरस्कार प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है? देखिए मित्र भूषण जो पुरस्कार है वो कहाँ का है? तो वो श्रीलंका का ये पुरस्कार है जो अभी प्रधानमंत्री को ये प्राप्त हुआ है, मित्र भूषण पुरस्कार। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कालादान प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच है? तो ये कालादान प्रोजेक्ट है भारत और म्यांमार के बीच में ये प्रोजेक्ट है। ये जो चिकन नेक्स है जो आप देखते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत छोटा स्थान से जुड़ा हुआ है पूर्वोत्तर भारत। तो और वहाँ पर चीन का आधिकारिक हर समय बढ़ते रहता है, हस्तक्षेप होते रहता है। उसी को बाईपास करने के लिए एक प्रोजेक्ट कालादान प्रोजेक्ट लाया गया था, ताकि कोई भी सामान जो बांग्लादेश से सीधे हम म्यांमार भेज दे और वहाँ से हम अपने पूर्वोत्तर देश में पूर्त कर सके। इसके लिए कालादान प्रोजेक्ट है जो भारत और म्यांमार के बीच में समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है? म्यांमार से सीमा कौन कौन सा नहीं बनाता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश है जो बनाता है, नागालैंड भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, मेघालय है जो बांग्लादेश से सीमा बनाता है, न कि म्यांमार से। 38 नंबर, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान, तो ये कौन सा स्थान है? 96 स्थान है और स्कोर 38 स्कोर है, 38 स्कोर है इसका। देखिए 39, साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? साइक्लोन जो अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन अभ्यास है। वहीं बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर होता है, नेपाल के बीच में सूर्य किरण है, वहीं फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण, शक्ति, ये सैन्य अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। चलिए 40 नंबर, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि किस देश के थे? देखिए गणतंत्र दिवस 2025 के जो मुख्य अतिथि थे जो इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति थे, उनको भारतीय मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको बुलाया गया था। देखिए बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था। देखिए जब हम आयात और निर्यात दोनों ही बंद कर देते हैं किसी भी देश से, न हम आयात करते हैं ना निर्यात करते हैं, तो क्या कहलाती है? क्लोज इकोनॉमी कहलाता है। न आयात होगा न निर्यात, ये यथार्थ नहीं है। लेकिन कोविड काल में कुछ ऐसा देखने को मिला था, जैसे न कोई आयात कर रहा था न निर्यात हो रही थी, तो ये ऐसे यथार्थ नहीं है। ऐसे नॉर्मल समय में ये नहीं देखा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था ना आयात होता है ना निर्यात होता है। 42 नंबर, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा था जो एक मस्जिद था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये पहले प्रारंभ में कहा जाता है कि ये मंदिर था, इसको 2.5 दिन के अंदर में मस्जिद के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया था, उसको परिवर्तित कर दिया गया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था, ये अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। 43 नंबर, निम्नलिखित में किस मुगल शासक को निर्माता का राजकुमार के रूप में जाना जाता है? निर्माता का राजकुमार का मतलब कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसके समय में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। तब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा विकास है जो शाहजहां के समय में हुआ था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए इसको निर्माता का राजकुमार कहा जाता है। शाहजहां के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बड़े बड़े बिल्डिंग है वो काफी निर्माण हुआ था। वहीं जहांगीर के समय में पेंटिंग का विकास हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह की आत्मकथा विश्व साहित्य में सबसे रोमांचकारी कृत्य में से एक मानी जाती है? यानी कि सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा रोमांचक किसके जीवन में भरा हुआ था? तो ये सबसे ज्यादा रोमांच भरा हुआ था ये बाबर के जीवन में, जो बाबरनामा है लिखा गया था, बाबर के द्वारा ही लिखा गया था और वो तुर्की भाषा में है।
तो ये सबसे ज़्यादा आत्मकथा किसकी विश्व में रोमांचकारी है, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें लोग दिलचस्प लेते हैं बाबर के बाबरनामा पुस्तक में, क्योंकि इसका जीवन बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इसलिए इसको काफ़ी पढ़ा जाता है, पसंद किया जाता है। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में था। देखिए दक्षिण भारत में मात्र एक जनपद था और यह अस्मक है। ये दक्षिण भारत का मात्र एक महाजनपद है और ये गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में था। इसकी राजधानी पोत्तन था और ये अस्मक है। अस्मक की राजधानी का पोत्तन। 46 नंबर देखिए, कह कि हरिसेन किस भारतीय शासन के दरबारी कवि थे। हरिसेन है जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। हरिसेन के द्वारा ही प्रयागप्रस्ती लिखा गया था, जिसमें आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त की विजय गाथा का लेखन है जो हरिसेन के द्वारा किया गया था प्रयागप्रस्ती में। प्रयागप्रस्ती है जो वर्तमान के इलाहाबाद में इनकी प्रयागराज में है। इस प्रकार से 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 47 नान्यदेव किस वंश के संस्थापक थे। तो नान्यदेव थे जो कर्नाट वंश के संस्थापक थे। देखिए कर्नाट वंश जो मुख्यतः बिहार के उत्तरी क्षेत्र जो मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र, उसमें कर्नाट वंश का था और इसके संस्थापक थे जो नान्यदेव थे। और इसके जो अंतिम शासक थे जो हरि सिंह थे और इसका राजधानी था जो सिमरावगढ़ था। ये वर्तमान के उत्तरी बिहार में जो मिथिलांचल क्षेत्र है उस क्षेत्र के शासक थे। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने एमबीटी ने इसके आक्रमण करके इस वंश को समाप्त कर दिया था। 48 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कौन से जिला नेपाल की सीमा नहीं बनाती। तो आप जानते हैं कि 7 जिला है जो नेपाल से सीमा बनाती हैं, इसमें कौन सी नहीं बनाती हैं। तो गोपालगंज है जो नहीं बनाता है सीमा। 49 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। देखिए बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति है जो 1968 में लागू हुआ था और सबसे अंतिम समय में 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और बिहार में टोटल 8 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है अभी तक। 50 नंबर क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है। देखिए 2025-26 में कितना लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य अभी तक रखा गया है 4.4 है जो लक्ष्य रखा गया था। 2024-25 का टारगेट था 4.8, वहीं 2025-26 में 4.4 इसका टारगेट रखा गया है। जीडीपी का राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कितना टारगेट है, ये टारगेट है 4.4% है जो 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो देखिए राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, इसको घटा दिया जाता है तो फिजिकल डेफिसिट है जो निकल कर बाहर आती है। जो 2025-26 में टारगेट रखा गया 4.4। फिर से सुनिए कि फिजिकल डेफिसिट क्या है। तो फिजिकल डेफिसिट है राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय में से घटा दिया जाता है राजस्व आय और पूंजीगत आय को घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा निकल कर हमारा आता है। इस प्रकार से आज हमारा सेशन है तो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।